आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग लुसेंट सीरीज़ का कंटिन्यू चल रहा है। जिस तरह से लुसेंट सीरीज़, तो आज लुसेंट सीरीज़ का ये टॉपिक 11 इंडियन ज्योग्राफी का भारत की प्राकृतिक वनस्पति आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे इंडियन ज्योग्राफी का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए उसको। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर दिया कीजिए दूसरों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से जो उगने वाला पेड़ पौधा होता है उसे उस समूह का क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं उसे कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में जो है सामूहिक रूप से उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। जो किसी बिना मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में जो है सामूहिक रूप से उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आगे देखिए, वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है तथा जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है उसे कहा जाता है अक्षत वनस्पति कहते हैं। मतलब कह रहा है कि वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा हो जाता है तथा जिस पर लंबे समय तक, बहुत समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप उस पर नहीं होता है तो उसे अक्षत वनस्पति कहलाते हैं या अक्षत वनस्पति कहते हैं। आगे देखिए, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा गया है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो एवं औसत वार्षिक तापमान जो हो वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। ये वन उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान जो हो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। आगे देखिए कि इसके मुख्य क्षेत्र जो है, इसके मुख्य सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो सह्याद्री शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 95% भाग और लक्षद्वीप। तो यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का जो मुख्य क्षेत्र है वो है सह्याद्री, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 95% भाग और लक्षद्वीप। ये इसका क्या है? तो मुख्य क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का जो है ये क्या है? तो मुख्य क्षेत्र है ये। आगे देखते हैं नोट में क्या है। तो नोट में है कि उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है एक बार कि बताइए उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में, फिर से नोट करिए कि उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को किस नाम से जाना जाता है? तो सोलास वन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको रोजवुड, महोगनी, एबनी, बेत, सिनकोना, रबर आदि, ये सभी जो है वृक्ष जो है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में पाए जाते हैं। और ये वन मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये वन जो है कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन ये मसालों के लिए भी क्या है? मसालों के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा का
देखिए तो यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो है कितना 100 से 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। तो उसमें क्या था, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान कितना, तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में क्या मिलता था, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। यहीं पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। और ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और ये वन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और इस वन में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष है वो कौन कौन सा है, तो देख लीजिए सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम व चंदन, ये सारे वृक्ष जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। तो आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में एक बार हम लोग फिर से जान लेते हैं कि यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। और ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। वही इस वन में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं वह है सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि। ये सारे वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। फिर से एक बार आप लोग को रिकॉल करा दे कि पहला था कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। सदाहरित वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में वो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन मिलते हैं। बाकी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का जो मुख्य क्षेत्र था वो सह्याद्री, पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और उस उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को क्या कहा जाता था, तो सोलास वन के नाम से जाना जाता था। और उसका जो मुख्य वृक्ष था वो कौन सा था, तो रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेत, सिनकोना, रबर, ये सब किसका मुख्य वृक्ष था, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का। यहाँ पे आपको बता दिए हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का कुछ क्या सब है मुख्य वृक्ष, सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सभी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। आगे देखिए अंग नोट में है कि अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीर के पेड़ लगवाए। अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर क्या किया कि चीर के पेड़ लगवाए, यानी कि ओक के पेड़ की जगह पे जो है चीर के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल के पटरी बनाने के लिए हुआ। चीर के पेड़ से ही क्या बनाया जाता है, तो रेल की जो पटरी बनता है वो इन्हीं पेड़ से बनता है, चीर के पेड़ से। लकड़ी उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। और रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो चीर के पेड़ से ही क्या बनाया जाता है, चीर का पेड़ का यूज किया जाता है रेल की पटरी बनाने में। लेकिन पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए याद रखिएगा चीर का पेड़ और सखुआ का पेड़ दोनों जो है आपको रेल की पटरी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ यह वन पाया जाता है। यानी कह रहा है कि जहाँ पे वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर होता है वर्षा जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। आगे है ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ये अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन सा है, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो इस वनों में पाए जाने वाले जो मुख्य पेड़ है वह है आपको तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड आदि। अब देखिए फिर से देखते हैं कि इन वन में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में कौन कौन से इसके मुख्य पेड़ है, तो तेंदू हो जाएगा, पलास हो जाएगा और अमलतास हो जाएगा, बेल का पेड़ हो जाएगा, खैर हो जाएगा और अक्सलवुड
आदि ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के मुख्य पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे ये सब पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसका फिर से एक बार देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है 70 से 100 सेंटीमीटर, जहाँ वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर होगी वहाँ यह वन पाया जाता है। और ये वन जो है प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भाग जैसे उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इनके जो मुख्य पेड़ है बता दिए यहाँ पे कि तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड आदि ये सब जो है कहाँ किसके पेड़ है मुख्य रूप से, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में ये सब पेड़ जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब चौथा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। ध्यान से रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और यह दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में शामिल है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है यह दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो है शामिल है। आगे है कि इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, इस उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष क्या रहते हैं, तो पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। और कैसे लगते हैं, तो झाड़ियों जैसे लगते हैं। तो फिर से सुनिए कि इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित होते रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। और इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी और पलाश आदि के पेड़ पाए जाते हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी, पलाश आदि पेड़ जो है ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं। और इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। और इन पेड़ों के नीचे क्या होती है, 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। अब आगे देखिए पर्वतीय वन, पांचवा है पर्वतीय वन। तो पांचवा पर्वतीय वन पढ़िए क्या है, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। फिर से देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ, यानी कि पर्वत का जो पर्वतीय क्षेत्र जो होता है उसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। और इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। तो देखिए हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो हिमालय के गिरिपथ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय के गिरिपथ पर कौन सा वन पाया जाता है, तो पर्णपाती वन पाया जाता है। और हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो फिर से देखिए कि हिमालय के जो गिरिपथ है उस पर पूछेगा कि कौन से वन पाए जाते हैं, तो हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पूछेगा कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वे पाए जाते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे देखिए उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर भी चीर के वन पाए जाते हैं। और यही क्या है, इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो चीर के वन पाए जाते हैं। आगे देखिए हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, वालन के पेड़ पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि हिमालय के पश्चिमी भाग में बताइए कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो ये देवदार, चिनार, वालन आदि के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो हिमालय के पश्चिमी भाग में। आगे देखते हैं नोट में क्या है, नोट में है चिनार एवं वालन की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। चिनार एवं वालन की जो लकड़ी है वो कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। पूछेगा कौन सी, बताइए कौन सी लकड़ी का प्रयोग जो है
वो कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। तो चिनार एवं वालन की लकड़ी जो है वो कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। किसकी? तो चिनार एवं वालन की लकड़ी कश्मीरी हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है हिमालय के, एक सेकेंड, आगे है हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर जो है वॉल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वॉल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं हिमालय के 2225 मीटर या 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर जो है वॉल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। तो 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। यानी कि 2025 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर जो है कई स्थानों पर क्या होता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। और ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भूटिया, इन चारगाहों का पशुचरण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। कह रहा है कि 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। और ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय हो गया जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भूटिया, चारगाहों का पशुचरण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। आगे है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। कह रहा है कि 3000 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है हिमालय में वो सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। कितनी ऊंचाई पर? तो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में ये सारे वृक्ष मिलते हैं। आगे है कि शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। कह रहा है कि शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में जो है अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढाल पर क्या होता है, अधिक वनस्पति पाया जाता है, अधिक वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे? तो अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर क्या होता है, अधिक वनस्पति पाया जाता है शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में। आगे देखिए कि अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस, लाइकेन आदि पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले जो भागों में जैसे टुंड्रा प्रदेश जैसे मांस, लाइकेन आदि पाई जाती है। कहाँ पे? तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पे? तो अधिक ऊंचाई वाले भाग में टुंड्रा वनस्पति जैसे कि मांस, लाइकेन आदि पाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे है दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन जो है मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा विंध्याचल और तीसरा हो गया आपको नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यही 3 जगह है जहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी पर्वतीय वन जो है मुख्यतः 3 भागों में मिलते हैं। यहीं पे कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। और ये श्रृंखलाएं जो है उष्णकटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से, आगे देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए फिर से कि दक्षिणी पर्वतीय वन जो है मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। और ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से, देखते हैं आगे क्या है, और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर ही है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 1500 मीटर ही इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है। इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय। याद रखिएगा कि यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में पूछेगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में पूछेगा तो उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। आगे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांत में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांत पश्चिमी घाट में जो है इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। आगे देखिए नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को जो है सोलास के नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। और हम लोग वहाँ पर भी पढ़े थे किसके बारे में, तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन के बारे में, कि उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन को किस नाम से जाना जाता है, तो सोलास के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को किस नाम से जाना जाता है, तो सोलास वन के नाम से जाना जाता है। और इन वनों में जो है मग्नोलिया, लेरेल और सिनकोना व बेटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है इस वन में मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना, बेटल आदि वृक्ष जो है पाए जाते हैं। तो ये था पर्वतीय वन। अब आगे आ जाता है छठा है आपको मैंग्रोव वन पढ़ेंगे। अब हम लोग छठा पढ़ेंगे मैंग्रोव वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। तो मैंग्रोव वन चलिए शुरू करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो ठीक है, ये याद रखिए, इसको नोट करिए कि भारत में मैंग्रोव वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला है, तो वो फैला है 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक जो है भारत में मैंग्रोव वन फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। जो कि विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 7% है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। मैंग्रोव वन जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में क्या है, अत्यधिक विकसित है। और इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। देखिए सुनिए, तो भारत में मैंग्रोव वन जो है कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला है, तो 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे भारत में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। जो कि विश्व का कितना परसेंट है, तो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का जो है 7% है। और ये किस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में क्या है, ये अत्यधिक विकसित है। और ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। अब भारत में वन आवरण पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% जो है 12.29% पर सघन वन और 8.75% पर जो है विवृत वन पाए जाते हैं। फिर से देखिए कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन जो है आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% पर क्या है, सघन वन और 8.75% पर विवृत वन पाए जाते हैं। फिर से देखिए, ये जो है आपको एक सेकंड, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार कह रहा है कि वास्तविक वन आवरण जो है केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% जो है सघन वन और 8.75% क्या है, विवृत वन पाए जाते हैं। अब देखिए, राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में 23.28% भाग पर क्या है, वन है। ये आपको राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बता रहा है कि राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% जो है भाग पर क्या है, वन है। अब आगे देखते हैं, लक्षद्वीप में जो है वन क्षेत्र शून्य है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र क्या है, तो लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है। वही अंडमान और निकोबार में जो है 86.93% क्षेत्र क्या है, वन है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र क्या है, तो शून्य है। वही अंडमान और निकोबार में 86.93% क्या है, क्षेत्र पर वन है। अब देखिए, 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यानी कि ये कह रहा है कि 10% से कम वन क्षेत्र वाले जो राज्य है वो मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में क्या है, स्थित है। ये राज्य कौन सा है, तो ये जान लेते हैं। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्या है, 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य है, जो कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और वो राज्य कौन कौन सा है, तो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। आगे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो है 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। और प्रायद्वीप भारत में दादर और नगर हवेली,
तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर से सभी राज्यों में 20 से 30% अधिक भूमि पर पाए जाते हैं। प्रायद्वीप भारत में दादर नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर से सभी राज्य में 20 से 30% अधिक भूमि पर पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पारिस्थितिकी संतुलन, एक सेकेंड, इसमें पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल पर कितने % वन का होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो फिर से सुनिए कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर जो है वो वन होना चाहिए। इसको नोट रखिएगा, पूछ सकता है या पूछता भी है क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर वन होना चाहिए, तो वो 33% भाग पर वन होना चाहिए। अब नोट में देखिए कि भारत में जनजातीय जिले 593 में 188 जिले जनगणना 2011 में का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है जनजातीय जिले 593 में से कितना, तो 188 जिले जनगणना 2011 में का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है वो 33.63% है, परंतु देश का जो है वो 59.61% इन्हीं जिलों में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट है वन संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। फिर से सुनिए कि भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की। भारत सरकार जो है पूरे देश में क्या किया, वन संरक्षण नीति कब लागू किए, तो 1952 में लागू की, और जिसे संशोधित कब किया गया, तो 1988 में जो है इन्हें संशोधित किया गया। 1952 में लागू किया गया और 1988 में जो है संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार जो है सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा, और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। कह रहा है कि भारत सरकार जो है पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू किया, जिसे 1988 में संशोधित किया गया, और इस नई वन नीति के अनुसार क्या होगा, सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे क्या होगा, एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा, और दूसरी तरफ क्या किया जाएगा, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। आगे देखिए, आगे है इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है। अब क्या है उद्देश्य, देखिए इस वन नीति के जो है निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि कितना ज़रूरी होना चाहिए, तो 33% भाग पर जो है वन होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इस वन नीति के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से जो है 6% अधिक है। जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है, 6% अधिक है। दूसरा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। ठीक है, फिर से देखें कि जो वर्तमान राष्ट्रीय, पहला है कि देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो कि वर्तमान राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है, तो 6% अधिक है। दूसरा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा है देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण। देश की प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का क्या, संरक्षण। अब चौथा है मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। चौथा कह रहा है कि मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। पांचवा है निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। पांचवा है कि निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। और छठा है वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना, और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। छठा क्या है कि वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन,
चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। और 7वां है पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिसमें महिलाएं भी शामिल हो। ये 7वां है कि पेड़ लगाने को क्या होना, बढ़ावा देना और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिससे क्या होगा, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हो। तो अब देखिए ये वन नीति कब लाया गया था, तो वन नीति का 1952 में जो भारत सरकार पूरे देश में वन संरक्षण नीति 1952 लागू किया, जिसे 1988 में जो है क्या किया गया, संशोधित किया गया। और इसी वन नीति के अनुसार जो है सरकार सतत पोषीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा। ठीक है। और इस नीति का जो है निम्नलिखित उद्देश्य है जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं। पहला है कि देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। दूसरा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा है देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक फूल का संरक्षण। चौथा है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। पांचवा है निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। छठा है वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर उन्हें अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। और सातवां है कि पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलवाना जिसमें महिलाएं भी शामिल हो। तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर 11, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। आज यहीं ख़त्म होता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है लास्ट देख लीजिए कि क्या क्या हम लोग मुख्य रूप से इसमें पढ़े हैं, तो सुन लीजिए। तो पहला इसमें क्या था कि किसी क्षेत्र में विशेष प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे समूह को क्या कहते हैं, तो वनस्पति कहते हैं। दूसरा था कि पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसके बाद अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है तथा जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। फिर हम लोग देखें कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो देख लीजिए। पहला था उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, हम पढ़े थे, इससे पहले देखे थे, सुने होंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन था जिसमें क्या था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के जो है मुख्य क्षेत्र सह्याद्री, पश्चिमी घाट, शिलांग हो गया, शिलांग पठार हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 95% भाग और लक्षद्वीप हो गया। फिर उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता था, तो सोलास वन के नाम से जाना जाता था। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को किस नाम से जाना जाता था, तो सोलास के नाम से जाना जाता था। और इस वन में मुख्य वृक्ष पाया जाता जो था वो एबनी, बेच, सिनकोना, रबर, ये सब मुख्य तरह से रोजवुड, मोहगनी, एनी, ये सब वृक्ष जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता था, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में। और इन वन में पाए जाने वाले पढ़ ही लिए वृक्ष कौन कौन सा। फिर दूसरा आया था हम लोग का कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उसका था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। कितना, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। और ये वन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं वो सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ये सब पाया जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने गढ़वाल में कुआओं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। और रेल की पटरी बनाने में जो है सखुआ लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है। तो हम लोग ये भी जाने कि मुख्य रूप से चीड़ के पेड़ का प्रयोग लकड़ी का पटरी बनाने में, रेल का पटरी बनाने में किया जाता है। हालांकि सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है रेल की पटरी बनाने में। दूसरी बात है कि तीसरा आया था हम लोग का कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो उसमें क्या पढ़े हम लोग कि 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होगी वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। और ये वन जो है प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भाग और उत्तर प्रदेश व बिहार मैदानी भाग में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन विशेष यानी कि ज़्यादा पाए जाते हैं। और इन वन में पाए जाने वाले जो मुख्य पेड़ थे
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में मुख्य पेड़ कौन कौन सा था? तो तेंदू था, पलाश था, अमलपास था, बेल, खेरी सब था। उसके बाद चौथा हम लोग पढ़े उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह वन पाए जाते हैं। कितना? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। और यह दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। और इन वनों में पौधे जो है लगभग पूरे वर्ष क्या रहते हैं? पर्णरहित रहते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में झाड़ियों जैसे लगते हैं। उसके बाद पर्णपाती वन आया पांचवा हम लोग का। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पर्वतीय वन, दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपथ पर क्या पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर पढ़े थे कि उत्तरी पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं में पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की सीमा 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीर वन भी पाए जाते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कि हिमालय पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, वालन के पेड़ उगाए जाते हैं। और चिनार एवं वालन की लकड़ी जो है वो कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। कश्मीर हस्तशिल्प के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो चिनार और वालन की लकड़ी। उसके बाद हिमालय की 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर जो है वॉल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय हो गया जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्ढी, भुटिया, इन चारगाहों का पशुचरण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन फर्ज और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर क्या होती है? अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर क्या होता है कि अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भाग में टुंड्रा वनस्पति जैसे हो गया मांस, लाइकेन आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुक्त प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। और ये श्रृंखलाएं जो है ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है। फिर हम लोग पढ़े थे कि नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को जो है सोलास के नाम से जाना जाता है। और इन वनों में जो है मैग्नोलिया, लेरेल, सिंकोना, बेटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। फिर हम लोग मैंग्रोव वन लास्ट में पढ़े। मैंग्रोव वन, भारत में मैंग्रोव वन जो है 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ठीक है, कितने पे फैला है? 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। और विश्व के मैंग्रोव का जो है क्षेत्र का 7% पाया जाता है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। और इसके अतिरिक्त ये जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% सघन वन है और 8.75% पर विवरित वन पाए जाते हैं। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में 23.28% भाग पर क्या है? तो वन है। ये राजस्व विभाग का रिपोर्ट है कि भारत राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है 23.28% पर क्या है? वन है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है। वही अंडमान निकोबार में 86.93% पर वन है। वही 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य जो है मुख्य तौर पर देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह राज्य कौन सा था? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। फिर प्रायद्वीप में दादरा नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर से सभी राज्यों में 20 से 30% अधिक भूमि पर पाए जाते हैं। फिर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल पर, ये हम लोग इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, पढ़े भी थे कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर वन होना चाहिए? तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। फिर भारत में जनजातीय जिले जो कि 593 में से 188 जिले जो है जनगणना 2011 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल का 33.64% पर है, परंतु देश में 59.61% वन इन्हीं जिले में पाया जाता है। फिर हम लोग सबसे लास्ट में पढ़े थे वन संरक्षण। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति कब लाया? तो 1952 में लागू की। 1988 में इसमें संशोधित किया गया। और इस नई वन नीति के अनुसार सरकार ने सतत पोषीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे क्या होगा? एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट में देख ही रहे हैं कि इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है क्या सब? तो देश में 33% भाग पर वन लगाना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। दूसरा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और
पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा है कि देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण। चौथा है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। पांचवा है निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। छठा है वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर जो है अन्य वस्तुओं के प्रयोग में लाना। फिर सातवां पर है पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिससे महिलाएं भी शामिल होगी। तो ये रहा आज आप लोगों का टॉपिक था, खत्म हो गया। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर कितना था तो देख लीजिएगा। बाकी आप आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये लूसेंट का 8वां सीरीज था। आज 7 सीरीज इससे पहले हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने वो 7 सीरीज लूसेंट का नहीं देखे इंडियन ज्योग्राफी का तो मस्ट है देखना, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, आगामी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखना चाहिए। और देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।